विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य, दोनों का नाम विजयनगर ही था, तो जिसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी थी, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और परीक्षा को ध्यान में रखकर सारे फैक्ट्स को बताया है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम्पी, जो विजयनगर की राजधानी भी थी, आज यूनेस्को की विश्व विरासत यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची का हिस्सा है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल यानी साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी जगह में ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड डिजाइन, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड अद्भुत सनराइज और सनसेट स्पॉट्स के साथ प्राचीन मंदिर हैं। इस जगह की हिस्ट्री बहुत रिच एंड फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल आर्ट लवर्स। और हाँ, तेनालीराम को हम कैसे भूल सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां तो आपने पढ़ी भी होंगी। वे एक विकट कवि, लेखक होने के साथ ही तेज तर्रार बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि, सलाहकार और मंत्री भी थे। और हाँ, राजा कृष्णदेव राय के 8 दिग्गजों में एक भी थे तेनालीराम। अपनी तेज बुद्धि के दम पर राजा कृष्णदेव राय की हर समस्या का समाधान तुरंत कर देते थे। 1336 ईस्वी में अर्थात 1336 एडी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से शिक्षा भी ली थी। इस विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों, पहला है संगम वंश जो 1336 से 1485 तक चला। दूसरा है सालु वंश जो 1485 से 1505 तक चला। तीसरा है तुलु वंश जिसमें कृष्णदेव राय राजा भी हुए और वो चला है 1505 से 1570 तक। और चौथा है अरावेडु वंश जो लगभग 300 ईयर्स तक आप देखेंगे कि यहाँ पर शासन हुआ है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। ये चारों आपको राजधानी दिखेगी। हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, उसको 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे और पुरातन पंथी भी थे, उन्हीं के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उन्होंने साइट का पहला सर्वेक्षण नक्शा, फर्स्ट सर्वे मैप, विरूपक्षा मंदिर, जो विरूपक्षा मंदिर वही जो रानी लोक महादेवी द्वारा 740 ईस्वी में पट्टाडकल हम्पी में निर्माण किया गया था, जिसका उसी विरूपक्षा मंदिर और लोकल गॉडेस पंपा देवी के मंदिर के पुजारियों की यादों के आधार पर तैयार किया। संगम वंश के रूप में जाने वाला पहला राजवंश के अंतिम शासक देवराय थे, जिनको 1485 ईस्वी में चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुग ने, जो सैन्य कमांडर थे, उनके द्वारा हटा दिया गया, जो 1503 ईस्वी तक सत्ता में बने रहे। फिर वीर नरसिंह आए। उन्होंने क्या किया, नरसिंह सालुग के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह को पद से हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा थे और बहुत ही पॉपुलर किंग के नाम से, पॉपुलर किंग के रूप में प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी कि उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में जो रायचूर दोआब पड़ता है, उसके बीच की भूमि को उन्होंने पा लिया था। यह विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। सुल्तान आदिल शाह और राजा कृष्णदेव राय ने ये युद्ध की घोषणा कर दी और बिदर, बरार, गोलकोंडा के सुल्तानों को भी सूचना भेज दी। सभी सुल्तानों ने राजा का समर्थन कर दिया और 19 मई 1520 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ और आदिल शाह की फौज को मुंह की खानी पड़ी और सुल्तान आदिल शाह भाग गया और रायचूर किले पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के क्रूर सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और कुतुब शाह की सेना भी पराजित हो गई। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से लेके 29 तक रहा, 1529 तक, उन्होंने तेलुगु में राज्यकला पर एक रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान से सुने। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय को कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण, कल्याण मंडप के निर्माण और
प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। कल्याण मंडप जो वेडिंग हॉल के तौर पर यूज किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं, और गोपुरम जो गेटवे होते हैं टेंपल के, उनको गोपुरम कहते हैं। उनके दरबार को 8 महान एवं कवि अष्ट दिग्गज सुशोभित करते थे, जिसमें प्रसिद्ध तेलुगु कवि और बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम भी थे। उन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उन्होंने हजारा राम मंदिर एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण कराया। विठल स्वामी भगवान विठल अर्थात विष्णु भगवान के लिए दूसरा नाम है। उनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की रचना की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायकों, जिन्हें सैन्य प्रमुख भी कहते हैं, उनसे परेशान हुए थे। 1542 ईस्वी तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य शासक वंश में स्थानांतरित हो गया, जो कि आराविडु था। तो आप देखेंगे कि 1352 से 1353 यानी 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर वन ने मदुरा विजय हेतु सेनाएं भेजी और कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजी। कुमार कंपन कौन था? वो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। उन्होंने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। और कुमार कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। 1377 ईस्वी में 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा रहा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीत लिया और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव, जो आज के कर्नाटक में पड़ता है, और गोवा छीन लिया। वह शिव के विरूपक्ष रूप का उपासक था। जनवरी 1565 ईस्वी में, याद रखें दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा ऐसा विजय युद्ध, ये जो युद्ध है तालीकोटा युद्ध, इसका वास्तविक क्षेत्र जो है वो राक्षसी एवं तंगड़ी नाम के 2 ग्रामों के बीच ये तालीकोटा है। इसके प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर चारों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित कर। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण भी किया जाता था। भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट, जो राय रेखा भी कहते हैं, इस नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए विजयनगर साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो शिष्ट था, राय रेखा। ये एक टैक्स था, एक विभाग भी था राजस्व का, सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसको 58 या अस्थवन या अथवन भी कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं ने उपजाऊ नदी घाटियों और आकर्षक विदेशी व्यापार से उत्पन्न संसाधनों के नियंत्रण के लिए दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों सहित समकालीन शासकों के साथ प्रतिस्पर्धा भी की। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहते थे, और आपको उड़ीसा का तो बता ही दिया, उड़ीसा के गजपति कहलाते थे। विजयनगर के राय को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था। साथ ही इन राज्यों के बीच बातचीत से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, खासकर आर्किटेक्चर, वास्तुकला के क्षेत्र में। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और निर्माण तकनीकों को उधार लिया, जिसे उन्होंने आगे विकसित किया। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर इसी के उदाहरण है। अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात प्रतिद्वंदी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर आपको अच्छी लड़ाई लड़नी है तो आपके पास अच्छे घोड़े, अच्छे हाथी होने चाहिए। यह व्यापार शुरू में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इनके व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदिराई चट्टी या हॉर्स मर्चेंट के नाम से भी जाना जाता है। यवन एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग यूनानियों और उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता है। सैन्य प्रमुखों को नायक के रूप में जाना जाता था, जो आमतौर पर किलों को नियंत्रित करते थे और उनके सशस्त्र समर्थक भी होते थे। ये अक्सर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे और कई मामलों में किसानों के साथ बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में भी रहते थे। एक और सिस्टम है जिसको अमर नायक सिस्टम कहते हैं, जो इक्ता सिस्टम, जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता सिस्टम है ना,
इक्ता प्रणाली से इसकी कई विशेषताएं ली गई थी। ये विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप पॉलिटिकल इनोवेशन था, अमरनायक सिस्टम यानी अमरनायक प्रणाली। अमरनायक कौन थे? वो सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा मतलब शासकों द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। उन्होंने क्षेत्रों के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स और बाकी बकाया राशि एकत्र की और वे रेवेन्यू का एक हिस्सा यानी राजस्व का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए और घोड़ों और हाथियों के लिए निर्धारित दल को बनाए रखने के लिए रखते थे। माना जाता है कि अमर संस्कृत शब्द समर से लिया गया है जिसका अर्थ है युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ है उच्च कुलीन। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप एक जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य तो क्या, किसी भी साम्राज्य का इतिहास अगर पढ़ना है आपको तो ट्रैवलर्स अकाउंट्स तो पढ़ना ही होता है। तो यहां भी कुछ यात्री हैं जिनके बारे में हम पढ़िए। निकोलो दी कोंटिया नामक इटली का व्यापारी था। उन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और उन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा। रूस से एक अफानसी निकितिन नाम का व्यापारी था जो भारत की यात्रा पर आने वाला पहला रूसी यात्री और व्यापारी था, याद रखेंगे। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य की तत्कालीन स्थिति का भी वर्णन किया है। और जो पुर्तगाल से डोमिंगो पेस थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्राचीन शहर हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का सबसे विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि ये जो शहर है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, उसके किनारे एक नेचुरल बेसिन भी है। कमलापुरम टैंक से पानी न केवल आसपास के खेतों को सिंचित करता था बल्कि एक चैनल के माध्यम से शाही केंद्र रॉयल सेंटर जहां पे राजा और उनकी रानियां और उनका परिवार रहता था वहां तक भी पहुंचाया जाता है। किससे? कमलापुरम टैंक से। हिरिया नहर जो है वहां तुंगभद्रा के एक बांध से पानी खींचा जाता था और पवित्र केंद्र को पवित्र केंद्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस केंद्र में बहुत सारे मंदिर थे और शहरी केंद्र यानी अर्बन सेंटर, यहां पर आम लोग रहते थे। उनसे अलग करने वाली खेती की घाटी की सिंचाई की क्या था दोस्तों? पवित्र केंद्र जहां पे मंदिर थे और शहरी केंद्र जहां पे आम लोग रहते थे, इन दोनों के बीच एक घाटी थी जहां खेती की जाती थी। वहां सिंचाई की व्यवस्था जो है वो इसी हिरिया नहर से होती थी। इसे संगम वंश के राजाओं ने बनवाया था। अब जानते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। 1442 ईस्वी में 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के शासक शाहरुख द्वारा कालीकट, जो अभी जिसका नाम कोझिकोडे केरला में पड़ता है, ये में एक एम्बेसडर भेजा गया, राजदूत भेजा गया जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। वो विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। ये न केवल शहर को बल्कि इसके कृषि भीतरी इलाकों और जंगलों को भी घेरे हुए थे, ऐसा वो कहते हैं। कौन? अब्दुल रज्जाक किलों के बारे में कह रहे हैं। किलों की जो बाहरी दीवार थी वो शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को जोड़ देती थी। निर्माण में कहीं भी मोर्टार या सीमेंट का यूज नहीं किया गया था लेकिन वेज ब्लॉक का यूज किया गया था। पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच खेती के खेत, बगीचे और घर थे। और किलेबंदी की एक दूसरी लाइन शहरी परिसर के इंटरनल पार्ट की तरफ चारों तरफ जाती है और तीसरी लाइन जो है वो शाही केंद्र से घिरी हुई थी। किले के बंदोबस्त के साथ साथ गेट के ऊपर के गुंबद की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार पर मेहराब को तुर्की सुल्तानों द्वारा शुरू की गई वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में माना जाता है और कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। शहरी कोर आम लोगों के लिए रहने वाला घर था और शाही केंद्र में 60 से अधिक मंदिर भी थे। ऑडियंस हॉल था, महानवमी डिब्बा था। महानवमी डिब्बा, ये वही महानवमी डिब्बा है। महानवमी मतलब समझ गया आप? हाँ, नवरात्रा वाला महानवमी, दशहरा वाला महानवमी। वो विजयनगर साम्राज्य का हाईएस्ट स्पॉट था और महानवमी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री भी कहा गया है। फिर एक है लोटस महल, कमल महल। ऐसा मानते हैं कि यह एक परिषद कक्ष हो सकता है जहां पे काउंसिल मीटिंग होती थी, राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे और इसके पास हाथी के अस्तबल भी मिले हैं। अब हजारा राम मंदिर के बारे में जानते हैं। राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाई गई इस मंदिर की दीवारों पे नक्काशी के जरिए रामायण की सारी कहानियों को दर्शाया गया है। इसका उपयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था।
यहाँ की पहाड़ियों ने रामायण में वर्णित बाली और सुग्रीव, आप बाली और सुग्रीव को तो जानते ही होंगे, जिनके वानर साम्राज्य थे, इनको ऐसा मानते हैं कि हम्पी के इसी हनुमान जी के पहाड़ियों में, मतलब बानर पहाड़ियों में, मंकी हिल्स में इनको आश्रय दिया। अन्य परंपराओं से पता चलता है कि स्थानीय देवी, लोकल गॉडेस जो पंपा देवी थी, उन्होंने विरूपक्षा यानी शिव से शादी करने के लिए इन पहाड़ियों में तपस्या भी की थी। द्रविड़ स्टाइल में बने हुए भगवान विठल यानी विष्णु के मंदिर में विशाल रंगा मंडप अपने 56 यानी 56 ग्रेनाइट के म्यूजिकल पिलर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। इनका श्रेय इनमें से उठने वाले संगीतमय स्वरों, म्यूजिकल नोट्स को दिया गया है। यदि पिलर्स को धीरे धीरे से टैप करेंगे, थपथपाएंगे, तो म्यूजिकल नोट्स को वास्तव में सुन भी सकते हैं। यहाँ 100 पिलर्स का मंडप और कल्याण मंडप, जिसे वेडिंग हॉल भी कहते हैं, वो भी उपलब्ध है। विरूपक्षा शिव मंदिर के दक्षिण की ओर 100 पिलर्स वाला एक हॉल है, जिसमें प्रत्येक पिलर के चारों तरफ हिंदू संबंधी रिलीफ्स भी दिखेंगे आपको। यहाँ हेमकूट और पार्श्वनाथ के जैन मंदिर भी हैं। एक दुआरतो बारबोसा नाम का पुर्तगाली लेखक और खोजकर्ता था। उसने अपनी एक बुक एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड देयर इनहैबिटेंट में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन स्थिति का वर्णन भी किया है। अब मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता, हाँ, जो अबू अब्दुल्ला के नाम से भी चर्चित है, 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और वह मोरक्को का रहने वाला था। उसने अपनी किताब रहला में हरिहर प्रथम के शासनकाल का वर्णन भी किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।